प्रिय शिक्षार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर शशांक शर्मा, भौतिक शास्त्र विभाग, पंडित सुंदरलाल शर्मा, मुक्त विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर। आज की इस व्याख्यानमाला वीडियो लेक्चर में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज का वीडियो लेक्चर या व्याख्यानमाला लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन एनर्जी अर्थात ऊर्जा के समविभाजन नियम टॉपिक पर आधारित है। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जिसके माध्यम से हम ऊर्जा के समविभाजन नियम पर विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करेंगे। आइए हम सबसे पहले यह समझने का प्रयास करते हैं कि ऊर्जा का समविभाजन नियम क्या है। व्हाट इज लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी। तो इस नियम को सबसे पहले ओल्टरमैन नामक वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था। ओल्टरमैन के ऊर्जा संविभाजन के नियमानुसार तापीय साम्यावस्था में किसी ऐसे गतिक निकाय अर्थात डायनेमिकल सिस्टम की समस्त गतिज ऊर्जाएं जो कि बहुत से कणों से मिलकर के बनी हो, इसकी सभी स्वतंत्र कोटियों में समान रूप से क्या होती है, वितरित होती है। यदि निकाय परम ताप T पर ऊष्मीय संतुलन में हो तो प्रत्येक स्वतंत्र कोटि के लिए माध्य गतिज ऊर्जा 1/2 kT होती है, जहां k एक ओल्टरमैन नियतांक है जिसका मान 1.38 × 10⁻³ जूल प्रति केल्विन है, जहां T क्या है, आपका निकाय का परम ताप है। आइए अब हम देखते हैं लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी अर्थात ऊर्जा के समविभाजन नियम का स्वरूप। तो किसी निकाय की एनर्जी जो है होती है 1/2 kT NF, अर्थात E जो है निकाय की ऊर्जा, K बोल्टजमैन कांस्टेंट, T निकाय का ताप, N नंबर ऑफ पार्टिकल है ना, निकाय में जो उपस्थित अणुओं की संख्या, कणों की संख्या, और F है आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम। अर्थात ये जो चारों चीजें हैं यही क्या है, आपके ऊर्जा के समविभाजन नियम का भौतिक आधार है। ठीक है, ये सभी क्या है, आपके ऊर्जा के समविभाजन नियम के भौतिक आधार है। बोल्टजमैन कांस्टेंट है, टेम्परेचर है, नंबर ऑफ पार्टिकल, डिग्री ऑफ फ्रीडम, जो मिल करके उस निकाय की समस्त ऊर्जा को क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। जिसके अंतर्गत किसी निकाय में जो है अणु जो है आपका 3 प्रकार की गति प्रदर्शित करते हैं। पहला है आपका ट्रांसलेशन मोशन, जिसे हम स्थानांतरित गति कहते हैं। दूसरा जो है आपका रोटेशनल मोशन, जो अपने अक्ष के परितः घूमते हैं, है ना, उसको बोलते हैं आपका घूर्णी गति। और तीसरा होता है वाइब्रेशन, कंपन गति। तो कंपन गति में अणु जो है आपका माध्य स्थिति के दोनों तरफ क्या करते हैं, आपका कंपन करने लगते हैं। ठीक है, स्थानांतरित गति के लिए जो औसत माध्य गतिज ऊर्जा होती है 1/2 kT होती है पर डिग्री ऑफ फ्रीडम। रोटेशनल मोशन में प्रति अणु औसत माध्य गतिज ऊर्जा 1/2 kT होती है पर रोटेशनल मोड के लिए। ठीक उसी प्रकार से वाइब्रेशनल मोशन के लिए प्रत्येक अणु की माध्य गतिज ऊर्जा 1/2 kT न होकर के क्या होती है, सिर्फ kT होती है पर वाइब्रेशनल मोड के लिए। और ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है आपका कंट्रीब्यूट करता है 1/2 kT ऑफ एनर्जी। ठीक है, जहां k है आपका बोल्टजमैन कांस्टेंट और T आपका टेम्परेचर। तो आइए अब हम यहां से एक परमाणु, द्विपरमाणु और बहुपरमाणु गैस की माध्य गतिज ऊर्जा या माध्य ऊर्जा पर चर्चा करेंगे। तो एक परमाणु गैस की माध्य ऊर्जा, माध्य गतिज ऊर्जा निकालने के लिए हम देखते हैं कि एक परमाणु गैस के लिए केवल स्थानांतरित गति ही संभव है, क्योंकि एक परमाणु जो गैस होते हैं, मोनोएटॉमिक गैस में केवल एक परमाणु होते हैं। उस परमाणु में आपका प्रति अणु गैस की जो गतिज ऊर्जा निकालने के लिए हमें यह ध्यान देना आवश्यक है, चूंकि ये एक परमाणु गैस है, जैसा चित्र में आपको स्पष्ट हो रहा होगा, इसमें केवल स्थानांतरित गति संभव है। स्थानांतरित गति वे गति होते हैं जहां से अणु जो है एक एक्सिस से दूसरे एक्सिस में स्वतंत्रता पूर्वक क्या कर सकता है, जाकर के गति कर सकता है। ठीक है, एक्स एक्सिस हो, वाई एक्सिस हो या जेड एक्सिस में, वो कहीं भी किसी भी डायमेंशन में गति करने के लिए क्या है, अपने आप में पूर्णतः स्वतंत्र है। इसलिए एक परमाणु गैस के लिए, गैस के अणुओं के लिए केवल स्थानांतरित गति ही क्या है, संभव है, जिसके लिए अणु की स्वतंत्र कोटियां 3 होती है। 3 इसलिए होती है क्योंकि मोनोएटॉमिक गैस जो है किसी भी एक्सिस में, वहां मोनोएटॉमिक गैस के जो अणु है वो किसी भी एक्सिस में जा करके स्वतंत्रता पूर्वक क्या कर सकते हैं, गति कर सकते हैं।
अतः ऊर्जा के संविभाजन नियम के अनुसार प्रति अणु औसत गतिज ऊर्जा कितनी होगी, 3 इंटू 1/2 kT इज इक्वल टू 3/2 kT होगी। तथा प्रति मोल यदि n अणु है तो एक परमाणु गैस की माध्य गतिज ऊर्जा हो जाएगी n इंटू 3/2 kT। ठीक है, जहां n के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोलर गैस नियतांक, जिसे हम R से प्रदर्शित करते हैं। तो 3/2 NKT, जहां n के जगह क्या रख देंगे हम लोग, R रख देंगे, तो एक परमाणु गैस की माध्य गतिज ऊर्जा हो जाएगी 3/2 RT। आइए अब हम द्विपरमाणु गैस की माध्य गतिज ऊर्जा या माध्य ऊर्जा पर चर्चा करते हैं। जैसा कि चित्र में रिप्रेजेंट हो रहा है आपका कि द्विपरमाणु गैस में दो परमाणु होते हैं। ये दो परमाणु मिलकर के एक अणु बनाते हैं। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन H2, ठीक है, हाइड्रोजन के अणु मतलब H2 और नाइट्रोजन के अणु जो है आपका N2 और ऑक्सीजन के दो अणु मतलब आपका O2, अर्थात H प्लस H इस इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका H2, O प्लस O इस इक्वल टू O2 और N प्लस N N2, मतलब नाइट्रोजन के दो परमाणु मिलकर के नाइट्रोजन का एक अणु बनाएंगे अर्थात N2। ठीक है, अब द्विपरमाणु गैस के लिए साधारण ताप पर अणु की दो गतियां संभव है। ठीक है, पहली गति है आपका स्थानांतरित गति, जिसके स्वतंत्रता की कोटियां 3 होती है, तथा दूसरी होती है घूर्णी गति, स्वतंत्रता की कोटियां जिसमें 2 होती है। ठीक है, दोनों परमाणु स्थानांतरित गति के अंतर्गत अपने अपने अक्ष पर गति करते हैं। वहीं घूर्णी गति के अंतर्गत अपने द्रव्यमान केंद्र, ये बीचों बीच होगा, दोनों परमाणुओं के बीच में एक द्रव्यमान केंद्र होगा। ठीक है, उस द्रव्यमान केंद्र के परित क्या करेंगे, वो घूर्णन करते हैं। इस प्रकार द्विपरमाणु गैस में दो प्रकार की गतियां, स्थानांतरित गति और घूर्णी गति क्या हो पाती है, संभव हो पाती है। अतः ऊर्जा के संविभाजन नियमानुसार प्रति अणु माध्य गतिज ऊर्जा क्या होगी आपका 5 गुणा 1/2 kT इस इक्वल टू 5/2 kT होगी। तथा प्रति मोल, ठीक है, प्रति मोल जिसमें n अणु होंगे, द्विपरमाणु गैस की माध्य ऊर्जा कितनी होगी, n इंटू 5/2 kT इस इक्वल टू 5/2 NKT, जहां n के को हम मोलर गैस नियतांक ले लेंगे, R से प्रदर्शित करेंगे, तो 5/2 RT। अर्थात द्विपरमाणु गैस की माध्य गतिज ऊर्जा या औसत ऊर्जा कितनी हो जाएगी आपका 5/2 RT। ये अब हम उच्च ताप पर द्विपरमाणु तथा बहुपरमाणु गैस के अणुओं की माध्य ऊर्जा या माध्य गतिज ऊर्जा पर चर्चा करते हैं। चूंकि पिछले स्लाइड में हमने ये देखा कि साधारण ताप पर द्विपरमाणु गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा हेतु, है ना, अणुओं में दो प्रकार की गतियां संभव थी। पहला स्थानांतरित गति जिस स्वतंत्रता कोटि 3 थी, और घूर्णी गति जिस स्वतंत्रता कोटि कितनी थी, 2 थी। लेकिन यदि हम द्विपरमाणु गैस के अणुओं को उच्च ताप पर ले जाते हैं और बहुपरमाणु गैस के अणुओं को भी हम यदि उच्च ताप पर ले जाते हैं, तो द्विपरमाणु और बहुपरमाणु गैस के अणुओं में 3 प्रकार की गतियां संभव हो पाती है। पहला स्थानांतरित गति, दूसरा घूर्णन गति, और तीसरी गति हो जाती है आपका कंपनी गति। क्योंकि द्विपरमाणु उच्च ताप पर द्विपरमाणु और बहुपरमाणु गैस के जो अणु है अपनी माध्य स्थिति की दोनों तरफ लगातार क्या करने लगते हैं, कंपन करने लगते हैं, जिसके कारण इसमें कंपनी गति उत्पन्न हो जाती है। अब ध्यान देने योग्य बात यह है कि कंपनी गति के लिए माध्य गतिज ऊर्जा kT होती है, न कि 1/2 kT, क्योंकि कंपनी गति में कुल ऊर्जा, गतिज ऊर्जा तथा स्थिर ऊर्जा का क्या हो जाती है, योग हो जाती है। अतः दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं, यदि निकाय परम ताप T पर ऊष्मीय संतुलन में है, तो निकाय की ऊर्जा के व्यंजक में प्रत्येक स्वतंत्र द्विघाती पद के संगत माध्य ऊर्जा कितनी हो जाएगी, 1/2 kT होती है। लेकिन उच्च ताप पर द्विपरमाणु गैस या बहुपरमाणु गैस के अणु जो है 3 प्रकार की गतियां संभव हो पाती है। ठीक है, द्विपरमाणु अणु में गैस के अणु जो है 3 प्रकार की गति करते हैं। पहला स्थानांतरित गति जिसकी स्वतंत्रता की कोटि 3, घूर्णन गति स्वतंत्रता की कोटि 2 तथा कंपनी गति स्वतंत्रता कोटि 1 जो है संभव है। ठीक है, तो प्रति अणु माध्य गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, 3 गुणा 1/2 kT प्लस 2 गुणा 1/2 kT प्लस 1 इंटू kT इस इक्वल टू, जब इसको हल करेंगे तो 7/2 kT आंसर आएगा। अतः प्रति मोल यदि n अणु है तो द्विपरमाणु गैस की माध्य ऊर्जा कितनी हो जाएगी, 7/2 NKT, जहां n के बराबर क्या हो जाएगा, R, जहां R क्या है आपका मोलर गैस नियतांक है। इस प्रकार द्विपरमाणु क्या बहुपरमाणु गैस के अणुओं की माध्य गतिज ऊर्जा हो जाएगी 7/2 RT। अब ध्यान देने योग्य बात यह है कि ऊर्जा का जो संविभाजन नियम है, ठीक है, यह केवल और केवल जो है कमरे के ताप पर तथा इसे अधिक ताप पर प्रयुक्त किया जाता है। लेकिन कमरे के ताप से
अत्यंत ही निम्न ताप जहां पर गैस द्रवित होने वाली होती है, ऊर्जा का संविभाजन नियम क्या हो जाता है आपका, फेल हो जाता है, निष्फल हो जाता है। ठीक है, ये याद रखेंगे कि ऊर्जा का संविभाजन नियम केवल और केवल कमरे के ताप पर या इससे अधिक ताप पर क्या होता है, प्रयुक्त किया जाता है। आइए इस भाग के अंतर्गत हम ऊर्जा के संविभाजन नियम हेतु गणितीय व्यंजक का निगमन लिखेंगे। उत्पत्ति, माना किसी गतिक निकाय की अस्वतंत्र कोटियां हैं तथा निकाय की स्थिति तथा गति को व्यक्त करने के लिए हमें स्थिति निर्देशांक और संवेग निर्देशांकों की आवश्यकता होती है। तो निकाय की स्थिति को व्यक्त करने के लिए एफ स्थिति निर्देशांक Q1, Q2 एंड सो वन QF तक तथा संवेग निर्देशांक P1, P2 से कहां तक, PF की आवश्यकता होगी। निकाय की कुल ऊर्जा जो है E है वो इन F स्थिति निर्देशांकों तथा F संवेग निर्देशांकों का क्या होगा, फलन होगा। अर्थात हम लिख सकते हैं निकाय की कुल ऊर्जा E इज इक्वल टू E, जो फलन किसे इसका है आपका स्थिति निर्देशांक मतलब Q1, Q2, QF तक और संवेग निर्देशांक P1, P2 से कहां तक, PF। अब माना कि उपयुक्त ऊर्जा व्यंजक को निम्न रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, EI ब्रैकेट में PI प्लस E डैश Q1, Q2 से QF और P1, P2 से PF, जहां EI केवल PI का एक क्या है आपका फलन है, मतलब ऊर्जा जो है केवल संवेग का फलन है। ठीक है, जहां EI इज इक्वल टू API का स्क्वायर। ठीक, तथा E डैश का मान PI पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, E डैश का मान किस पर निर्भर करता, आपका निर्भर नहीं करता, PI पर निर्भर नहीं करता। तो परंताप P पर परास Q1 व Q1 प्लस DQ1, Q2 व Q2 प्लस DQ2 से P1 व P1 प्लस DP1, P2 व P2 प्लस DP2 से, है ना, ऊर्जा जो है E के अणुओं की संख्या DN कितनी हो जाए, DN इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी, N E की पावर माइनस E अपान KT DQ1 DQ2 से DQF और DP1 DP2 से DPF तक। अब चूंकि निकाय कैसा है आपका, उसमें संतुलन में है, तो उसमें संतुलन में EI जो ऊर्जा का जो मान मध्यमान होगा, है ना, माध्यमान होगा, तो औसत ऊर्जा क्या हो जाएगी आपका, EI इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल से, है ना, प्लस इंफिनिटी, ये हो जाएगा इंटीग्रल EI E की पावर माइनस E अपान KT DQ1 DQ2 से DQF और DP1 DP2 से DPF तक की। अपान में हो जाएगा आपका इंटीग्रल माइनस इंटू से प्लस इंफिनिटी, फिर हो जाएगा आपका इंटीग्रल E की पावर माइनस E अपान KT और DQ1 DQ2 से DQF और DP1 DP2 से DPF तक। ये आपका जो शो कर रहा है, ये उसमें संतुलन में ऊर्जा के माध्यमान को क्या कर रहा है आपका, शो कर रहा है, प्रदर्शित कर रहा है। हम औसत ऊर्जा को निम्नलिखित पदों में भी व्यक्त कर सकते हैं, जहां EI इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रल माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, इंटीग्रल EI E की पावर माइनस E अपान KT DQ1 DQ2 से DQF DP1 से DPF अपान इंटीग्रल माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी एंड सो वन इंटीग्रल E की पावर माइनस E अपान KT DQ1 DQ2 से DQF से DP1 से DPF तक। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अब अंश को और हर को हम दो पदों में बांट देते हैं। कौन कौन से पदों में बांट देते हैं, समाकलन के पदों में, एक EI के लिए और एक E डैश के लिए। ठीक है, तो हम निम्नलिखित अंश और हर में हम जो है इस पदों में अंश और हर में इंटीग्रल E की पावर माइनस E डैश अपान KT DQ1 DQ2 से DQF और DP1 से DPF, इसका हम गुणा और क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं। तो ये जो पद है औसत ऊर्जा का, वो औसत ऊर्जा का, है ना, ये दो भागों में बढ़ जाएगा, दो भागों में क्या हो जाएगा आपका, विभक्त हो जाएगा, जिसे हम निम्न प्रकार से पाते हैं। विभक्त करने के बाद इंटीग्रल माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी EI E की पावर माइनस EI अपान KT DPI से माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, है ना, एंड सो वन इंटीग्रल E की पावर माइनस E डैश अपान KT DQ1 DQ2, है ना, और DQF और DP1 से DPF अपान इंटीग्रल माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी E की पावर माइनस EI अपान KT DPI इंटीग्रल माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी एंड सो वन इंटीग्रल E की पावर
माइनस ई डैश अपन के टी डी क्यू वन डी क्यू टू से डी क्यू एफ डी पी वन से डी पी एफ, जहां अंश व हर में जो है द्वितीय पद के समाकलनों में डी पी आई का पद नहीं है। आप देख पा रहे हैं ये द्वितीय पद में, प्रथम पद में तो डी पी आई का पद है लेकिन द्वितीय पद में डी पी आई का पद नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमने ऊर्जा को दो भाग में बांट दिया है, ई आई के पद में और ई डैश के पद में। तो ई डैश वाले पद में डी पी आई नहीं होगा, केवल सिर्फ ई आई वाले में डी पी आई पद होगा। ठीक है, अब इसको हम निम्न प्रकार से लिख सकते हैं, दोनों कट जाएगा, आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा और औसत गति ऊर्जा या औसत ऊर्जा हमको मिलेगा इंटीग्रल माइनस फिफ्टी से प्लस इंफिनिटी ई आई ई की पावर माइनस ई आई अपन के टी डी पी आई अपान इंटीग्रल माइनस फिफ्टी से प्लस इंफिनिटी ई की पावर माइनस ई आई अपन के टी और डी पी आई, जहां ई आई बराबर ए पी आई का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, ई आई की जगह ए पी आई स्क्वायर का पुट कर देंगे, तो पुट करने के बाद हमको वैल्यू ये मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए पुट किया हुआ है, ई आई की जगह कारक दिए हम लोग ए पी आई स्क्वायर। अब हम प्रमाणिक समाकलन का उपयोग करेंगे इस इक्वेशन में। प्रमाणिक समाकलन होता है इंटीग्रल माइनस से प्लस एक्स स्क्वायर ई की पावर अल्फा, ठीक है, अल्फा एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल, इसका वैल्यू होता है 1/2 अल्फा अंडर रूट पाई अपन अल्फा, तथा माइनस से प्लस ई की पावर माइनस अल्फा स्क्वायर अल्फा एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट पाई अपन अल्फा। अब इस मान को इस फॉर्मेट में यदि हम जमाएं तो हमको जो है वैल्यू औसत ऊर्जा का वैल्यू मिल जाएगा 1/2 kT। ठीक है, मान रखने के बाद अतः हम पाते हैं कि आयवें संवेग के संगत ऊर्जा का माध्यमान 1/2 kT है, जो कि प्रत्येक स्थिति व प्रत्येक संवेग के संगत समान है। ठीक है, यही ऊर्जा संविभाजन का नियम है। हमने ऊर्जा का संविभाजन नियम के अनुसार प्रत्येक अणु की स्थिति व संवेग हेतु, ठीक है, संगत ऊर्जा का जो माध्यमान होता है कितना पाते हैं, 1/2 kT पाते हैं। ठीक है, इसके लिए इस व्यंजक हमने देखा ऊर्जा के संविभाजन नियम का, इसके लिए एक वैकल्पिक विधि भी है। ठीक है, माना हमें आदर्श गैस के अणु के वेग के x घटक Vx के संगत गतिज ऊर्जा का औसत मान ज्ञात करना है। हम मान लेते हैं कि आदर्श गैस का एक अणु है जो है ना x एक्सिस में क्या कर रहा है, आपका गति कर रहा है v वेग से। तो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन के वेग वितरण नियम के अनुसार वेग परास Vx तथा Vx व प्लस dVx में अणुओं की संख्या कितनी पाई जाएगी, nVx dVx इज इक्वल टू nm/2 पाई kT होल ब्रैकेट 1/2 e की पावर माइनस mVx स्क्वायर अपन 2 kT dVx होती है, तथा Vx वेग घटक के संगत अणु गतिज ऊर्जा होगी Ax इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर x। ठीक, अतः गतिज ऊर्जा Ex का औसत मान कितना हो जाएगा, Ex इज इक्वल टू इंटीग्रल माइनस 50 से प्लस इंफिनिटी Ex nVx dVx अपान इंटीग्रल माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी nVx dVx। अब हम Ex और nVx के मान को पुट करते हैं तो हमें औसत ऊर्जा मिलती है इंटीग्रल माइनस 50 से प्लस इंफिनिटी 1/2 mVx स्क्वायर n m/2 पाई kT होल ब्रैकेट 1/2 e की पावर माइनस mVx स्क्वायर अपन 2 kT dVx। इसी प्रकार इंफिनिटी अपान में हो जाएगा इंटीग्रल माइनस 50 से प्लस इंफिनिटी n m/2 पाई kT की पावर 1/2 e की पावर माइनस mVx स्क्वायर अपन 2 kT dVx। ठीक है, जो कटेगा उसको कटा देंगे, कटने के बाद हमको आंसर मिलेगा 1/2 m इंटीग्रल माइनस 50 से प्लस इंफिनिटी Vx स्क्वायर e की पावर माइनस mVx स्क्वायर अपन 2 kT dVx अपान इंटीग्रल माइनस 50 से प्लस इंफिनिटी e की पावर माइनस mVx स्क्वायर अपन 2 kT dVx। ठीक है, अब प्रमाणिक समाकलन से हम देखते हैं इंटीग्रल माइनस 50 से प्लस इंफिनिटी एक्स स्क्वायर e की पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू 1/2 अल्फा अंडर रूट पाई अपन अल्फा, तथा माइनस 50 प्लस इंफिनिटी e की पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू अंडर रूट पाई अपन अल्फा। अब ये दिख रहा है, ये जो है प्रमाणिक समाकलन का मिलता जुलता रूप है। तो जब हम इस वैल्यू को, है ना, इस वैल्यू की तुलना करेंगे तो हमको जो आंसर मिलेगा वो औसत ऊर्जा का आंसर मिल जाएगा 1/2 kT। जो करते हैं उसको कटा लेंगे, है ना, और औसत ऊर्जा का आंसर मिल जाएगा हमारा 1/2 kT। इसी प्रकार अणु के वेग के y घटक Vy के संगत औसत ऊर्जा भी 1/2 kT होगा, तथा अणु के वेग के z घटक Vz के संगत औसत गतिज ऊर्जा भी 1/2 kT ही होगा। अतः आदर्श गैस के अणु की कुल औसत गतिज ऊर्जा हम निकालें तो उसकी स्वतंत्रता कोटि होती 3, तो 3 से गुणा कर देंगे, 3 ×
1/2 kT इज इक्वल टू 3/2 kT। यही ऊर्जा का समविभाजन नियम है। तो वैकल्पिक विधि से भी हम ऊर्जा के समविभाजन नियम हेतु गणितीय व्यंजक की क्या कर सकते हैं, निगमन कर सकते हैं। आइए अब हम ऊर्जा के समविभाजन नियम की सीमाएं एवं अनुप्रयोगों पर चर्चा करते हैं। तो ऊर्जा के समविभाजन नियम की कुछ सीमाएं हैं। यह नियम तभी लागू होता है जब निकाय क्या हो, चिरसम्मत हो, क्लासिकल हो, अर्थात चिरसम्मत यांत्रिकी का पालन करे और सामान्यतः ऊंचे तापों पर, ठीक है, सामान्यतः उच्च ताप पर चिरसम्मत यांत्रिकी का क्या करे, पालन करे, तभी ये नियम क्या हो सकता है, लागू हो सकता है। इसका अनुप्रयोग क्या है, ऊर्जा के समविभाजन नियम के द्वारा हम एक परमाणु आदर्श गैस की विशिष्ट ऊष्मा ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब हम ये जान लेते हैं कि आदर्श गैस के अणु की ऊर्जा केवल कैसी होती है, गतिज ऊर्जा होती है। तो यहाँ पर ये ऊर्जा और संवेग में संबंध बताया गया है। तो E इज इक्वल टू पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर प्लस पी जेड स्क्वायर अपॉन 2m। ठीक है, ये निकाय की ऊर्जा और संवेग में क्या है, संबंध होता है। तो इसको हल करेंगे तो पी एक्स स्क्वायर अपॉन 2m प्लस पी वाई स्क्वायर अपॉन 2m प्लस पी जेड स्क्वायर अपॉन 2m। हम जानते हैं ऊर्जा के समविभाजन नियम के अनुसार इस व्यंजक के तीनों द्विघाती पदों में प्रत्येक का माध्यमान कितना है, आपका माध्यगतीय ऊर्जा कितनी है, 1/2 kT है, जहां गैस का परंताप क्या है, आपका T है। ठीक है, अब जो औसत ऊर्जा लेंगे हम EI बार इस इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3/2 kT। अब यदि मान लीजिए इस गैस में 1 मोल अणु में Na अवगाद्रो संख्या, ठीक है, जो 1 मोल गैस में Na अणु है, अतः गैस के 1 मोल गैस की ऊर्जा का माध्य ऊर्जा कितनी हो जाएगी, गैस के 1 मोल की माध्य ऊर्जा कितनी हो जाएगी, E बार इज इक्वल टू Na 3/2 kT, जहां N और K क्या हो जाएगा आपका R, जिसको हम गैस नियतांक कहते हैं। तो हमारा आंसर मिल जाएगा 3/2 RT। ये आपका गैस के 1 मोल की माध्य ऊर्जा है। ठीक है, 3/2 RT, जहां गैस की नियत आयतन पर ग्राम अणु का विशिष्ट ऊष्मा जब ज्ञात करेंगे तो जो औसत ऊर्जा को हम किसे अवकलन कर देंगे, आपका T से अवकलन करेंगे, परमताप से अवकलन करेंगे विथ कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, नियत आयतन पर बोल रहा है, गैस की नियत आयतन पर ग्राम अणु का विशिष्ट ऊष्मा। तो जब इसका अवकलन करेंगे इस इक्वेशन का, तो हमको विशिष्ट ऊष्मा मिल जाएगा स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा CV इज इक्वल टू, है ना, पार्शियल E अपन पार्शियल T विथ कांस्टेंट V इज इक्वल टू मिल जाएगा 3/2 R। ठीक, यही क्या है, आपका विशिष्ट ऊष्मा है। Thank you dear learners for your kind attention. Thank you very much.